हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आयुष्मान स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पे डिप्लोमा के सभी ईयर्स के हर टॉपिक्स के वीडियो, हर सब्जेक्ट के वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। खासकर अगर आप आईआरटी से डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपका पूरा सिलेबस आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है हम समझेंगे मेजरमेंट के बारे में। इसमें मेजरमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे परमिसिबल एरर के बारे में। परमिसिबल एरर होता कैसे है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या होता है, मेजरमेंट में एरर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम परमिसिबल एरर अगर परसेंटेज फाइंड करना है तो हम कैसे परसेंटेज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट होता क्या है, किसी भी चीज़ को नापने के लिए हम मेजरमेंट यूज करते हैं। मेजरमेंट की हिंदी में बोलते हैं मापन। मापन की क्रिया, किसी वस्तु को एक स्केल के माध्यम से उसको नापते हैं, उसे मेजरमेंट कहते हैं। या फिर अगर हम किसी वस्तु को वेट नापते हैं कि जो वस्तु है वो कितनी भारी है, उसे हम मेजरमेंट कहेंगे। मान लीजिए हम कहें कि ये वस्तु 2 kg की है, तो 2 kg वो क्या है, ये मेजरमेंट है, मापन है। हमने इस वस्तु के भार को नापा है। अगर कहें हम कि एक रॉड है, इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, ये 4 मीटर है, तो 4 मीटर क्या हुआ, 4 मीटर आपका मेजरमेंट हुआ। अब मेजरमेंट जो होते हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। मतलब कि मेजरमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट की, किसी भी इकाई का कितना गुना है। आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं कहने मतलब क्या है, किसी भी इकाई कितना गुना है का मतलब समझेगा आप। उससे पहले जानिए सेकंड पॉइंट क्या है। जो सेकंड पार्ट है उसका वो नाम होता है नेम ऑफ यूनिट, इकाई का नाम। तो मेजरमेंट 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है, एक है कि इकाई का नाम है, दूसरा इकाई का कितना गुना है। जैसे कि अगर हम बोलें कि कोई एक वस्तु है, गेंद है, ये 5 kg की है, तो जो यहाँ पे kg हो गया ये नेम ऑफ यूनिट हो गया, इकाई का नाम हो गया। और जो 5 हो गया ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, इकाई का कितना गुना है। मतलब जो इकाई मतलब नामी है यूनिट। तो अगर हम 1 kg कहेंगे तो हम कहेंगे कि kg का, किलोग्राम का 1 गुना बराबर होगा 1 kg के, किलोग्राम का 5 गुना बराबर होगा 5 kg के। अगर हम 3 मीटर कह रहे हैं तो हम कहेंगे मीटर का 3 गुना इक्वल टू होगा 3 मीटर के। 7 सेंटीमीटर का 4 गुना होगा 4 सेंटीमीटर के, 4 टाइम्स सेंटीमीटर इज कॉल्ड 4 सेंटीमीटर। तो ये होता है मेजरमेंट। अब भैया अब हमें बता दो कि मेजरमेंट की ज़रूरत क्या है, हम मेजरमेंट क्यों करें। हमारा टॉपिक अगला है नीड ऑफ मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट की क्या ज़रूरत पड़ेगी, मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि आप फिजिक्स का कोई भी फार्मूला, कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक पढ़ो, बिना मेजरमेंट के आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है 3, उसका वेट है 5 kg। तो हर जगह, हर पॉइंट पे आपको मेजरमेंट करना पड़ रहा है। बिना मेजरमेंट के आप किसी भी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चन हुआ आपका या फिर कोई कॉन्सेप्ट हुआ, तो उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए, उस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको कुछ ना कुछ मेजरमेंट चाहिए होगा। जैसे कि आप जाते हैं लैब में, प्रैक्टिकल करते हैं, सभी लोग कर रहे होंगे, केमिस्ट्री लैब में गए होंगे, फिजिक्स लैब में जाएंगे, फिजिक्स लैब में गए होंगे, तो वहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं। जैसे कि अगर केमिस्ट्री लैब है तो कहते हैं कि भैया ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब जो तुम्हारा है ये क्या कहते हैं 10 ml का है। तो 10 ml क्या है, मेजरमेंट है। मतलब इसमें अगर आप 10 ml कोई भी केमिकल डालोगे तो कोई भी केमिकल इस पूरे टेस्ट ट्यूब में भरोगे तो उसकी जो क्वान्टिटी होगी वो होगी 10 ml। अच्छी तरह मान लो फिजिक्स लैब में गए, आपसे कहा गया कि भैया ये लो,
इससे मान लो कि आपसे कहा गया कि एक पुली दी हुई है। अब इस पुली का कुछ सरकमफ्रेंस होगा, कुछ रेडियस होगा। तो इस पुली को मान लो तुमसे कहा जाए कि सरकमफ्रेंस है 20 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, अरे 5 नहीं होगा, जो भी होगा। तो ये आपको एक मेजरमेंट दी है। तो हमें मेजरमेंट की ज़रूरत ऐसे होती है। हर जगह कोई भी आप फिजिक्स लगाओ, केमिस्ट्री लगाओ, मैथ्स लगाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, कोई पढ़ाई करो, आपको मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हर अपने बचपन से पढ़ते आ रहे मेजरमेंट के बारे में, ये कोई खास टॉपिक है नहीं, बस आपको समझा रहा हूँ। अब देखो मेजरमेंट कितने टाइप्स होते हैं। डिपेंड अपॉन मेथड, मापने की विधि के आधार पे मापन दो प्रकार के होते हैं। डिपेंड अपॉन मेथड मेजरमेंट इज ऑफ 2 टाइप्स। मापने की विधि के आधार पर मापन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भैया? पहला होता है डायरेक्ट मेजरमेंट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष मापन। डायरेक्ट मेजरमेंट मतलब प्रत्यक्ष मापन। अब इसको समझिएगा कि प्रत्यक्ष मापन होता क्या है। अगर आपसे कोई कह दे कि ये लो रॉड, इस रॉड की हमको लंबाई बताओ, तो आप क्या करोगे? आप स्केल लोगे, इस रॉड को मेजर करोगे और आपको दो कि हाँ भैया लो ये रॉड 5 मीटर का है। और आपसे कोई कहे कि ये बीकर में पानी भरा हुआ है, ठीक है, अब बता दो कि इस बीकर में कितना पानी भरा हुआ है। तो आप क्या करोगे? आप लीटर का प्रयोग करोगे, इसको नाप लोगे, तब कहोगे भैया इसमें 2 लीटर केमिकल है या फिर पानी है। तो जिस चीज़ को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जिसी भी चीज़ को हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट, प्रत्यक्ष मापन। तो ये जो 5 मीटर के आपने क्या डायरेक्ट इसको रॉड को नाप लिया, ये हो गया प्रत्यक्ष मापन। पानी है तो 2 लीटर आपने डायरेक्ट लीटर से नाप लिया। अगर किसी बॉडी का कहा जाए कि इसका वेट बताओ, क्या करो? आप 1 किलोग्राम बैठ करे में रखोगे या फिर जो किलोग्राम वेट नापने की मशीन आती है इस पर रखोगे, बता दोगे कि इसका डायरेक्ट वेट है 5 kg। ठीक, तो ये होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, प्रत्यक्ष मापन। और जो दूसरा होता है वो होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। हिंदी में से कहते हैं अप्रत्यक्ष मापन। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष मापन क्या होता है अब समझो। जब मैं आपको अप्रत्यक्ष मापन समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा प्रत्यक्ष मापन में क्या कहना चाहता था। तो अप्रत्यक्ष मापन मतलब कि कोई भी मेजरमेंट है वो हम किसी फार्मूला या थ्योरी या कैलकुलेशन करके उसको पता करते हैं, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट, अप्रत्यक्ष मापन। अब जैसे कि अगर तुमसे कहा जाए कि ये एक सर्कल है, इसका रेडियस है 20 से, अरे इसका जो सरकमफ्रेंस है क्या कहते हैं, इस चार मतलब सरकमफ्रेंस जो हिंदी में कहा जाए नहीं पता हमको, ये मतलब सरकमफ्रेंस जो मतलब बाहरी परत जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। और तुमने पूछा है कि इसका रेडियस बताओ, रेडियस फाइंड करो, तो क्या करोगे? आप लिखोगे 2πr = 20 सेंटीमीटर, तो r = 10/5, ये हमारा रेडियस आ गया। तो अब इस रेडियस को, ये भी देख मेजरमेंट है, मापन है, लेकिन हमने इस रेडियस को इस फार्मूला का यूज करके, इस कैलकुलेशन का यूज करके इसको फाइंड किया है। तो इस मेजरमेंट को, इस मापन को अप्रत्यक्ष मापन यानी कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहेंगे।
जिस चीज़ को हमने डायरेक्ट मेजर कर लिया वो डायरेक्ट मेजरमेंट प्रत्यक्ष मापन, और जिस चीज़ को हमने किसी फार्मूला थ्योरी या फिर कैलकुलेशन के माध्यम से है, मतलब कि हमको उसमें कोई फार्मूला लगाना पड़ा, उसमें कैलकुलेशन करना पड़ा और तब जाके हमको उसका माप पता चला, उस मापन को अप्रत्यक्ष मापन यानी कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मेजरमेंट की ज़रूरत की और मेजरमेंट के टाइप की। अब देखो भैया, कोई मेजरमेंट करोगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करोगे, आपको इसमें एरर आता ही है। आपको याद हो तो आप फिजिक्स में जब भी आपने 12th में 11th में प्रैक्टिकल किया होगा तो वहाँ पे अलग से एक एरर का कॉलम आता है, मतलब सब बात है कि हाँ इतना एरर आएगा। या फिर अपन लोगों ने अगर पैरेललोग्राम क्या कहते हैं मैकेनिक्स में पैरेललोग्राम का किया होगा एक्सपेरिमेंट, तो उसमें कहा जाता है कि इस पैरेललोग्राम का जो एरर है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे एरर परसेंटेज दिया जाता है। तो हर चीज़ में किसी भी एक्सपेरिमेंट में एरर आते ही आते हैं। ठीक है, तो अब वो एरर क्यों आते हैं, उन किस टाइप के एरर आते हैं, वो सब पढ़ेंगे हम। एरर इन मेजरमेंट, किसी भी मापन में आपको हमेशा एरर त्रुटि मिलेगी। आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो तो उसमें आपको एरर मिलता है। एरर का कारण क्या होता है, देखो, या तो आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें कोई एरर हो, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें एरर आ सकते हैं, या फिर आप मेजर करने की आप जो क्या कहते हैं तरीके जिस मेजर कर रहे हैं आप, उस मेजर करने के तरीके में एरर आ सकती है। जैसे कि अगर आप किसी पुली पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपसे कहा जाए कि आप इस पुली का रेडियस फाइंड करो या फिर आप इस पुली का सरकमफ्रेंस फाइंड करो, तो अगर आपको सरकमफ्रेंस फाइंड करने कहा जाए तब करोगे, मान लो एक धागा लोगे इस पॉइंट पे और इस पूरे सरकमफ्रेंस के चारों तरफ धागा लपेट कर यहाँ तक लाओगे। ठीक, और आप कह दोगे कि इस सर्कल का, इस पुली का जो रेडियस है वो है 21 सेंटीमीटर। अगर 21 सेंटीमीटर आ रहा है तो एरर आने के चांस कम है। लेकिन अगर आप कहो कि इसका जो सरकमफ्रेंस वो आ रहा है 21.5 सेंटीमीटर, तो 21.5 सेंटीमीटर आ रहा है। अब कोई दूसरा बच्चा करे, वो कहे कि नहीं सर इसका आ रहा है 21.53 सेंटीमीटर। कोई दूसरा करे, वो कहे कि नहीं इसका आ रहा है 21.4 सेंटीमीटर। फिर कोई मेजर करे, अगर कहे कि नहीं सर आ रहा है 21.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एरर है, जिससे कि हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलती है। तो अब क्या किया जाएगा, इस कंडीशन में कह दिया जाएगा कि मान लो 0.1 का एरर आ रहा है तो 21.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर ये हो जाएगा उस सर्कल का, उस पुली का एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल उसका सर्कमफ्रेंस ये हो जाएगा 21.5 प्लस माइनस 0.1। तो अक्सर क्या करते हैं लोग, आप एक्सपेरिमेंट देखे होंगे कि सारे कैलकुलेशन करने के बाद आप एवरेज फाइंड करते हो। एवरेज क्यों फाइंड करते हैं, ताकि हमको पता चल सके कि हाँ इसकी एग्जैक्ट वैल्यू इसके आसपास ही होगी, जो एवरेज आएगा उसके आसपास ही होगी। जैसे कि इस कंडीशन में अगर आप एवरेज निकालो तो कहीं ना कहीं इसका एवरेज 21.51 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, 21.51 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। तो जो इसकी एवरेज वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू से मेजर करेगी, कंपेयर करेगी। तो हम जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें जो भी एरर्स आते हैं, जो भी वैल्यूज आती हैं, उन वैल्यूज में एरर आते हैं और उन एरर को प्लस माइनस के साथ लिखा जाता है, और उनकी जो एवरेज वैल्यू होता है उस एवरेज वैल्यू को हम ले लेते हैं। अब इसी तरह एरर में होता है परमिसिबल एरर। ये जो मैंने एरर आपको बताया है इसे परमिसिबल एरर ही कहते हैं। परमिसिबल एरर, तो परमिसिबल एरर फाइंड कैसे करते हैं ये देखा जाए तो हमारा अगला टॉपिक यही है, हाउ टू एस्टिमेट
परमिसिबल एरर। परमिसिबल एरर को हम कैसे फाइंड करेंगे? अब क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, दो क्वांटिटी हैं, बस दो क्वांटिटी है, एक है P और दूसरी है Q। एक है P, दूसरी है Q, और इन दोनों का जो गुणनफल होगा, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन जो होगा, वो हम यस है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का गुणनफल यस है। तो हम लिख सकते हैं यस बराबर P इंटू क्यू। यस बराबर P डॉट क्यू, मतलब P इंटू क्यू बराबर हो जाएगा यस के। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें एरर आ रहा है, एरर हल्का फुल्का चेंज आएगा, तो मान लेते हैं कि डेल्टा एस एरर जो है, डेल्टा एस त्रुटि आ रही है यस में, एंड और डेल्टा पी एंड डेल्टा क्यू आर एरर्स इन पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। यस में जो एरर आ रहा है वो है डेल्टा एस, और पी और क्यू में जो एरर आ रहा है वो है डेल्टा पी और डेल्टा क्यू। तो हमने जैसे यहाँ पे किया था 21.5 प्लस माइनस 0.1, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे यूज करेंगे, तो हो जाएगा एस प्लस माइनस डेल्टा एस इक्वल टू पी प्लस माइनस डेल्टा पी इंटू क्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू। ठीक, अब इसको अगर आप सॉल्व करो, यहाँ पे ब्रैकेट को हम खोलते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, तो हो जाएगा एस प्लस माइनस डेल्टा एस इक्वल टू पी डॉट क्यू प्लस माइनस पी इंटू डेल्टा क्यू प्लस माइनस डेल्टा पी इंटू क्यू। पी में क्यू गुणा करेंगे तो पी डॉट क्यू हो जाएगा, पी का डेल्टा क्यू में इंटू करेंगे तो पी डॉट डेल्टा क्यू हो जाएगा, फिर डेल्टा क्यू पी का क्यू में इंटू करेंगे तो प्लस माइनस पी डॉट डेल्टा पी डॉट क्यू हो जाएगा, फिर डेल्टा पी में डेल्टा क्यू का इंटू करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा पी डॉट डेल्टा क्यू। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एस प्लस माइनस डेल्टा एस माइनस एस इक्वल टू पी डॉट क्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू डॉट पी प्लस माइनस डेल्टा पी डॉट क्यू प्लस माइनस डेल्टा पी डॉट डेल्टा क्यू माइनस पी डॉट क्यू। तो यहाँ पे यस से यस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे पी डॉट क्यू माइनस पी डॉट क्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा नया इक्वेशन डेल्टा एस इक्वल टू पी डेल्टा क्यू प्लस माइनस डेल्टा पी डॉट क्यू प्लस माइनस डेल्टा पी डॉट डेल्टा क्यू। ठीक है, हमको ये इक्वेशन मिल गया जो हमने सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया। अब डेल्टा पी डेल्टा की जो वैल्यू थी वो क्या थी, देखिए डेल्टा पी और डेल्टा की जो वैल्यू है वो पी और क्यू के एरर्स हैं, तो इनकी वैल्यू बहुत कम होगी, 0.1 0.2 होगी। तो अगर हम 0.1 में 0.1 का मल्टीप्लाई करें तो 0.01 आएगा, तो जो इसकी वैल्यू आएगी बहुत ही छोटी आएगी। तो अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो इसको हम नेगलेक्ट करते हैं, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, मानहीन कर देते हैं, ऑन नेगलेक्टिंग डेल्टा पी डॉट डेल्टा क्यू। अब हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया तो हमको मिल गया डेल्टा एस इक्वल टू प्लस माइनस पी डेल्टा क्यू प्लस माइनस डेल्टा पी डॉट क्यू। ये हो गया हमारा इक्वेशन
थर्ड। तो अब हमको मिल गया डेल्टा एस। जो हमारा परमिसिबल एरर है वो कहीं ना कहीं डेल्टा एस के इक्वल टू होगा। डेल्टा एस के इक्वल टू होगा, नहीं सॉरी, डेल्टा एस जो है यहाँ पे एरर है, परमिसिबल एरर नहीं है, क्योंकि हमने डेल्टा एस जो है यस में एरर है। परमिसिबल एरर क्या है वो अभी आप फाइंड करेंगे तो बताएंगे आपको। तो जो हमारा एरर है कहीं ना कहीं प्लस माइनस पी डेल्टा क्यू प्लस माइनस डेल्टा पी डॉट क्यू हो गया। अब हम मान लेते हैं कि जो हमने माप लिया उसमें हमसे अधिकतम त्रुटि हो गई है, अधिकतम गलती हो चुकी है, जितनी अधिकतम हो सकती है। तो अधिकतम गलती निकालने फॉर्म क्या होगा, अधिकतम गलती के लिए हमको यहाँ पे प्लस पी डेल्टा क्यू होना चाहिए और प्लस डेल्टा पी डॉट क्यू होना चाहिए, तभी तो अधिक वैल्यू आएगी। जो डेल्टा एस की वैल्यू वो अधिक आएगी, डेल्टा एस की वैल्यू अधिक होगी मतलब कि जो इसमें एरर है, इसमें जो त्रुटि है वो ज़्यादा है। तो डेल्टा एस मैक्स इक्वल टू होगा पी डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा पी डॉट क्यू। ये हो गया हमारे क्वेश्चन 4। अब हमारे क्वेश्चन फर्स्ट क्या था, क्वेश्चन फर्स्ट ध्यान दिए, एस इक्वल टू पी डॉट क्यू। क्वेश्चन थर्ड जो हमारा है 4 जो है एस मैक्स इक्वल टू डेल्टा पी डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा पी डॉट क्यू। अब अगर हम क्वेश्चन फोर्थ को क्वेश्चन फोर्थ में क्वेश्चन सेकेंड फर्स्ट से डिवाइड कर दें, मतलब कि इक्वेशन 4 अपॉन इक्वेशन हम फर्स्ट कर दें, तो क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन एस इक्वल टू पी डेल्टा क्यू अपॉन पी डॉट क्यू प्लस डेल्टा पी डॉट क्यू अपॉन पी डॉट क्यू। यहाँ पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, तो फाइनली हमको मिल गया डेल्टा एस अपॉन एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू प्लस डेल्टा पी अपॉन पी। और ये हो गया हमारा परमिसिबल एरर, इक्वेशन नंबर 5। इसी एरर को हम कहेंगे परमिसिबल एरर, मतलब कि जो त्रुटि हो रही है वो अपान में जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो बराबर होता है परमिसिबल एरर के। परमिसिबल एरर इज इक्वल टू द एरर कॉज इन द सब्सटेंस अपॉन द टोटल मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड परमिसिबल एरर। परमिसिबल एरर मतलब कि जो उसमें त्रुटि हुई है बटे में जो उसका एग्जैक्ट मापन हमने लिया है वो बराबर होगा परमिसिबल एरर के। तो किसी भी अगर मान लो पी डॉट क्यू है, एस बराबर पी डॉट क्यू है, तो उसका जो परमिसिबल एरर होगा वो होगा डेल्टा एस अपान एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान क्यू प्लस डेल्टा पी अपान पी। अब अगर परसेंटेज पूछ दें कितना परसेंट परमिसिबल एरर हुआ है, तो परसेंट परमिसिबल एरर इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एस अपान डेल्टा एक्स मैक्स इक्वल टू डेल्टा पी अपान पी प्लस डेल्टा क्यू अपान क्यू इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज परमिसिबल एरर। परसेंटेज परमिसिबल एरर हो गया डेल्टा एस अपान एस इक्वल टू डेल्टा पी अपान पी प्लस डेल्टा क्यू अपान क्यू इंटू 100। ये हो गया परसेंटेज, कितना परसेंट हुआ है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको सीधा एस इक्वल टू पी डॉट क्यू दिया रहेगा और आपसे पूछ देगा या फिर आपको दे देगा कि उसमें इतना परसेंट परमिसिबल एरर है। तो आपको इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये कैलकुलेशन क्यों किया, ताकि हमको समझा सकें कि जो परमिसिबल एरर होता क्या है और इसे हम कैसे फाइंड करते हैं, जो कि डेल्टा एस अपान एस डेल्टा पी अपान पी प्लस डेल्टा क्यू अपान क्यू है। अब इसको निकालने का जो कि हम क्वेश्चन में जो इस मेथड का यूज करेंगे वो उसका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। उसमें हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है उसका लॉग ले लेंगे, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा परमिसिबल एरर। देखिए वो करके दिखाता हूँ आपको।
तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था? हमारा इक्वेशन फर्स्ट था S इक्वल टू पी डॉट क्यू, ये था हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड लॉग ले लेंगे। ऑन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेंगे। लॉग लेना तो आपको आता ही होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग S इक्वल टू लॉग पी डॉट क्यू, तो लॉग पी डॉट क्यू हो जाएगा लॉग पी प्लस लॉग क्यू, लॉग पी प्लस लॉग क्यू। तो हमको हमारा इक्वेशन मिल गया लॉग S इक्वल टू लॉग पी प्लस लॉग क्यू। अब क्या करेंगे, हम इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता, लेकिन आप समझो जैसे कि आप निकालते थे डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई निकाले थे, तो डी डी एक्स ऑफ वाई था ये, इसको डिफ्रेंशिएशन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में जो भी कहते हैं। तो समझिए डी डी एक्स ऑफ वाई को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसे यहाँ पे हम डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो गया। तो एक फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे तो मिलेगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एस इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ लॉग पी प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग क्यू। अब ये जो इक्वेशन है, ये फार्मूला है, इसका यूज जब आप करेंगे तो हमको मिल जाएगा डेल्टा एस अपान एस इक्वल टू डेल्टा पी अपान पी प्लस डेल्टा क्यू अपान क्यू। और ये आ गया हमारा परमिसेबल एरर। तो आपको अगर क्वेश्चन में परमिसेबल एरर पूछता है तो आप सिंपली उसका सबसे पहले लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद उसको डिफरेंशिएट कर देंगे और आपको आपका परमिसेबल एरर मिल जाएगा। परसेंटेज पूछेगा, सिंपली हम परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे। अब इसमें एक और केस आता है कि अगर क्वांटिटी जो दी हुई है, जो गुणनफल दिया हुआ है, वो s इक्वल टू पी पावर a दिया हो, q की पावर b दिया हो या फिर r की पावर c दिया हो, अगर इस तरह दिया हो तो उस कंडीशन में परमिसेबल एरर कैसे निकालेंगे? जैसे कि आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो s अपन डेल्टा s कर देंगे, p अपन डेल्टा p प्लस डेल्टा q अपन q करके परमिसेबल एरर निकाल देंगे। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे जो a पावर a है, पावर b है, पावर c है, ये कहाँ जाएगा? इसको भी देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसको भी हम इसी तरह पहले इसका लॉग लेते हैं। ऑन टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग s इक्वल टू लॉग p टू द पावर a प्लस लॉग q टू द पावर b प्लस लॉग r टू द पावर c। अब लॉग p टू द पावर a को मिल सकते हैं a लॉग p, लॉग s इक्वल टू a लॉग p प्लस b लॉग q प्लस c लॉग r। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करना मतलब कि डी डी एक्स उसका फाइंड करना। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एस इक्वल टू होगा डी डी एक्स ऑफ ए लॉग पी प्लस डी डी एक्स ऑफ बी लॉग क्यू प्लस डी डी एक्स ऑफ सी लॉग आर।
ए, बी और सी ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये वैल्यू बाहर आ जाएगी। कांस्टेंट मतलब कि ये कोई एक नंबर होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 15 जो भी हो, कोई एक नंबर होगा, तो ये बाहर आ जाएगा। तो हो जाएगा ddx ऑफ log s इक्वल टू a ddx ऑफ log p प्लस b इंटू ddx ऑफ log q प्लस c इंटू ddx ऑफ log r। तो हमको मिल जाएगा। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करें, डेल्टा s अपान s इक्वल टू a डेल्टा p अपान p प्लस b डेल्टा q अपान q प्लस c डेल्टा r अपान r। ये आ गया हमारा परमिसिबल एरर। तो अगर s इक्वल टू p टू द पावर a, q टू द पावर b एंड r टू द पावर c के फॉर्म में आपको इक्वेशन दिया हो और आपसे पूछे कि परमिसिबल एरर फाइंड करिए, तो सिंपली आप इस फार्मूले का यूज करके परमिसिबल एरर फाइंड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको दिखाना हो कैसे परमिसिबल आया है, तो ये जो शॉर्टकट मेथड है इसका यूज कर सकें और आप इस मेथड का यूज करके परमिसिबल एरर फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह हमारा चैप्टर मेजरमेंट ख़त्म होता है। इसमें परमिसिबल एरर, मेजरमेंट जरूरत क्या होती है, ये सब टॉपिक इम्पॉर्टेंट थे और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे अक्सर करके हम क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, जो कुछ नोट्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि सब लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो आ रही है जिस टॉपिक पर समझ नहीं आ रहा है, आपको हर टॉपिक की वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए